हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आपकी एंथ्रोपोलॉजी सीरीज का डे 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली के बारे में। बहुत ही बेसिक एजेंडा है इस पूरी सीरीज का, दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपने काम किया है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इन द एग्जाम। यहाँ पे हम बेसिक्स तो डिस्कस करते ही हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करते हैं जिससे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले लेक्चर्स देखें, कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डे 3 नेचर ऑफ कल्चर, डे 4 नेचर ऑफ सिविलाइजेशन, डे 5 सोसाइटी, डे 6 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डे 7 मैरिज और अगला टॉपिक है आपका फैमिली। जब भी हम फैमिली की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के सामने हमेशा ही चैलेंज रहा है टू कम अप विद द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ फैमिली। अगर आपसे पूछेगा कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट से व्हाट इज फैमिली, दे विल नॉट हैव अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। व्हाई? इसका रीजन है द इनहेरेंट नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जब भी हमने एंथ्रोपोलॉजी की बात की है, हमने पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब है एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास की सोसाइटी नहीं पढ़ रही। एंथ्रोपोलॉजी जो है प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी कर रही है, ट्राइबल सोसाइटीज को स्टडी कर रही है। एंड अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड किए हैं तो हमने जब कल्चर की बात की थी, हमने मैरिज की बात की थी, तो हमने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर, अपना बिलीफ सिस्टम, अपने नॉर्म्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उनकी डेफिनेशंस ऑफ मैरिज या उनकी डेफिनेशंस ऑफ फैमिली वो डिफर। अब बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ आपके आसपास की सोसाइटी नहीं पढ़ रही, बल्कि प्रिमिटिव सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज भी पढ़ रही हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन पर आना। राइट? तो यहां पे सबसे पहले जो पॉइंट हमें पढ़ना चाहिए, हमें डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, फिर हमें उसका काउंटर करना चाहिए। बट सबसे पहले हम वो केस स्टडीज पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप देखेंगे कि व्हेन यू नो द रेलेवेंट एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट समझना कितना ज्यादा आसान है। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडीज। आप केस स्टडीज में कोशिश ये करें कि एक इंडेक्स बना लें सेपरेटली कि हर टॉपिक में कौन कौन सी केस स्टडीज रेलेवेंट है। दैट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन एज वेल। चलिए, पहली केस स्टडी है आपकी किबुत्ज ऑफ इस्राइल। तो बेसिकली ये एक कम्यून बेस्ड सिस्टम है। यहां पे अगर हम हस्बैंड और वाइफ की बात करें, सेपरेट बैंक अकाउंट्स, सेपरेट इकोनॉमिक फंक्शंस, राइट? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इकोनॉमिकली। क्यों बता रही हूं मैं ये सेपरेटली? जब आप फैमिली को समझते हैं, शायद आप फैमिली को उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं जो फैमिली आपने देखी है। आप न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, आप जॉइंट फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट फैमिली का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैमिली सिस्टम्स आल्सो दैट एग्जिस्ट, इसीलिए इन केस स्टडीज को मैं पहले बता रही हूँ। तो किबुत्ज ऑफ इस्राइल में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। इनके बैंक अकाउंट्स अलग हैं, इनके इकोनॉमिक फंक्शंस या ऑक्यूपेशंस भी अलग अलग है। रादर नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, इनका जो चाइल्ड है वो भी इन पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली किबुत्ज ऑफ इस्राइल में एक कम्युनिटी सिस्टम है, कम्युनिटी में सारे के सारे बच्चों को बड़ा किया जाता है। तो ये जो कम्यून है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चिल्ड्रन, और इस कम्यून के लिए इंटर्न गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। राइट? तो यहां पे ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ना जो चिल्ड्रन है या जो चाइल्ड है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है ऑन दी हस्बैंड एंड वाइफ। व्हाई? बिकॉज जो ये चाइल्ड है ये कम्यून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इंटर्न गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी एक तरह का फैमिली सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली नायर फैमिली, नायर फैमिली को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने मैरिज डिस्कस किया था। आई विल नॉट डिस्कस द एंटायर थिंग अगेन, बट मैं आपको बेसिक फीचर बता देती हूँ यहाँ पे फैमिली का, कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे अगर एक फीमेल और मेल है एंड देन देयर इज अ चाइल्ड, सो द मेल मेंबर इज जस्ट विजिटिंग मेंबर ऑफ द फीमेल्स फैमिली, वो परमानेंट मेंबर नहीं है फीमेल फैमिली का। एंड मेल और फीमेल से जो इनका चाइल्ड सी है, द चाइल्ड विल बी रेज्ड बाय द फैमिली ऑफ द फीमेल। तो जो मेल मेंबर है वो फुल टाइम मेंबर ही नहीं है फीमेल की फैमिली का, वो सिर्फ एक विजिटिंग मेंबर है। राइट? सो द चाइल्ड विल बी रेज्ड बाय द फैमिली ऑफ द फीमेल। तो आप देख रहे हैं कितनी तरह की फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पॉसिबल है। अब यहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लिए, पर मैं दो और एग्जांपल्स आपको पिछले याद कराना चाहूंगी। हमने मैरिज की जब बात की थी, हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे।
हमने एक ना ऑफ चाइना की बात की थी जहां पर हमने केस स्टडी की बात की थी, एक हमने ब्रिटिश कोलंबिया की गोस्ट मैरिज की बात की थी। इनको भी आप डिफरेंट तरीके की फैमिली की केस स्टडीज में यूज कर सकते हैं। ना ऑफ चाइना अगर आपको ब्रीफली याद हो, मैं आपको बहुत ब्रीफली याद करा देती हूं कि देयर बी फीमेल एंड मेल, दे डू नॉट रिजाइड टुगेदर, they can have multiple sexual partners, but in case there's a child out of this relationship, the child will be raised by the female's family. तो ये भी एक तरह की फैमिली सिस्टम है जो पॉसिबल है। सिमिलरली गोस्ट मैरिज देखते हैं। गोस्ट मैरिज में क्या था, एक स्पेसिफिक मेल एक स्पेसिफिक फीमेल से क्यों शादी कर रहा था, बिकॉज देयर वाज सम थर्ड मेल हु वाज सपोज्ड टू मैरी दिस फीमेल बट हु हैज डाइड नाउ. So because this male relative has died, some other male relative will marry this particular female. और अगर out of this relationship there's a child C, तो उस child C का father जो है उसको कौन, father technically इन्हें होना चाहिए, लेकिन father किसको माना जाएगा, the male relative member who has died. तो ये भी एक तरह का फैमिली सिस्टम है जो कि एग्जिस्ट करता है। तो 4 केस स्टडीज हमने डिस्कस की हैं, 2 आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, बाकी 2 भी आप कोट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू गेट। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि होलिस्टिक स्टडी है, हमेशा ही एक यूनिवर्सल डेफिनेशन पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए, केस स्टडी समझ में आ गई। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, आप अपने आप इसको काउंटर कर सकते हो बिकॉज आपने ऑलरेडी एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू विलियम एन स्टीवंस, सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ ये क्या कह रहे हैं। इनके हिसाब से फैमिली एक ग्रुप है बेस्ड अपॉन कि मैरिज कैसे हुई और या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इनके अकॉर्डिंगली फैमिली में पेरेंट्स के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होने चाहिए। इनके हिसाब से हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन का एक कॉमन रेजिडेंस होना चाहिए। इनके हिसाब से इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन होनी चाहिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन क्या ये जो डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल बनी? क्या ये हर केस स्टडी पे एप्लीकेबल है? अब आपको एग्जांपल्स पता है, अब आप बताइए। अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन की, अगर आपको याद हो किबुत्ज ऑफ इजराइल, मैंने क्या बताया था कि हस्बैंड वाइफ सेपरेट काम कर रहे हैं, सेपरेट इनके अकाउंट्स भी हैं और ये एक दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं नायर फैमिली की बात करूं तो मेल मेंबर बस एक विजिटिंग मेंबर है फैमिली का। सिमिलरली नॉर्थ चाइना की बात करें तो मेल और फीमेल कैन हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, राइट, और द चाइल्ड विल बी रेज्ड बाय द फीमेल्स फैमिली। मेल का बहुत डायरेक्ट रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हो। सिमिलरली कॉमन रेजिडेंस हो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन का, ये भी जरूरी नहीं है। नॉर्थ चाइना में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नॉट रिजाइडिंग टुगेदर, नायर्स में अगेन नॉट रिजाइडिंग टुगेदर, मेल मेंबर या जो है उनका सिर्फ विजिटेशन राइट्स है टू द फीमेल्स फैमिली। सिमिलरली राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पेरेंट्स जरूरी नहीं है। किबुत्ज ऑफ इजराइल में हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, सो पेरेंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड द फर्स्ट पार्ट जिसपे हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है दैट मैरिज वुड डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इस वजह से ये जो पूरी डेफिनेशन दी गई है बाय विलियम न्यूटन स्टीफेंस, यू विल कोट दिस इन द एग्जाम, लेकिन आप इसका प्रॉब्लम भी कोट करेंगे दैट द इशू बीइंग कि ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हर सोसाइटी में कलेक्टिवली नहीं पाए जाते। सो विलियम एंड न्यूटन स्टीफन क्या कहते हैं, फैमिली एक ग्रुप है जो कि बेस्ड ऑन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे पेरेंट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, कॉमन रेजिडेंस होता है फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, और रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन होना चाहिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि however all the above features of this definition may not be found together in every society, और आपको एग्जाम्पल्स भी पता है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है फैमिली की यूनिवर्सलिटी पे, अब ध्यान देना बहुत जरूरी होता है रेलेवेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट या रेलेवेंट थिंकर्स को कोट करना। शायद हम गलती क्या करते हैं, हम अपने व्यू पॉइंट्स लिख देते हैं, दैट इज व्हाई पीपल डोंट स्कोर वेल। यू विल हैव टू कोट द रेलेवेंट पीपल। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली पे, आप मर्डॉक की बात कीजिए।
मर्डॉक का जो वर्क है सोशल स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कुछ असेंशियल फंक्शंस हैं, राइट, वो जो है सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही कर सकती है। तो कभी भी हम ह्यूमन सर्वाइवल की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली ही उन फंक्शंस को कर सकती है, और उनके हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली ही यूनिवर्सल है, न्यूक्लियर फैमिली हर जगह पाई जाती है, बिकॉज अनलेस यू आर नॉट अ न्यूक्लियर फैमिली आप इन सारे फंक्शंस को पूरा नहीं कर सकते। कैसे फंक्शंस? अब सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली वुड बी, लेट्स अज्यूम मेल फीमेल, या लेट्स से हस्बैंड वाइफ, एंड देन देयर इज अ चिल्ड्रन हु इज नॉट मैरिड, सो बेसिकली अनवेड चिल्ड्रन। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम किसी भी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे पहले जरूरी है सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना, विच इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ मेल एंड देयर इज अ फीमेल, देयर इज हस्बैंड एंड अ वाइफ। इसके बाद ये कह रहे हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या है? सोसाइटी आगे बढ़ती रहे, जिसके लिए चाइल्ड बर्थ इंपॉर्टेंट है, अगेन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। तीसरी चीज ये कहते हैं किसी भी फैमिली में या किसी भी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इकोनॉमिक फंक्शन डिवाइडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत जरूरी है कि कौन क्या करेगा। अब ये भी फैमिलीज में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बच्चे की बात करें, पैदा होते ही तो उनको इकोनॉमिकली काम में नहीं लगा देते ना, एक एज तक कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए इकोनॉमिकली, मेल या फीमेल। हाँ, ये हो सकता है कि किस पर्सन ऑफ द फैमिली के पास क्या इकोनॉमिक रोल्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। चौथी चीज ये कह रहे हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जब हमने कल्चर का चैप्टर पढ़ा था हमने इसी पे ध्यान दिया था कि वी हैव कल्चर नॉट बिकॉज वी वर बोर्न एज ह्यूमन बट बिकॉज हमें सिखाया गया है। तो सोसाइटी में रहना हमें सिखाया जाता है, जिसके लिए किसी का सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फैमिली, मेल एंड फीमेल। तो अकॉर्डिंग टू मर्डॉक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट, और ये चारों चीजें एक न्यूक्लियर फैमिली के द्वारा ही पॉसिबल है, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली हमेशा यूनिवर्सल होगी, राइट। अब यहाँ पे आपको डाउट आना चाहिए कि सोशलाइजेशन तो फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी करा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो इकोनॉमिक फंक्शन में ग्रैंड पेरेंट्स या कोई एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज को कंसिडर किया है और इन्होंने कहा है न्यूक्लियर फैमिली यूनिवर्सल है। हो सकता है कि एक जॉइंट फैमिली में मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिलीज हो या एक एक्सटेंडेड फैमिली में मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिलीज हो, ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज वन व्यू पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना सही है कितना गलत है, आपको क्वेश्चन इसको नहीं करना है, आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और उनके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। सो मर्डॉक हैज वन व्यू पॉइंट और आप एग्जाम में इनको कोट करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। हम गलती क्या करते हैं, जैसे हमेशा कहती हूँ, अपने स्पेसिफिक चीजें जो हमें सही लगती है वो कोट करते हैं। आप डेफिनेटली कोट कीजिए, लेकिन ओनली व्हेन यू आर डन विद राइटिंग अबाउट दीज पीपल। अब इसी का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो कि कैथलीन गो देती हैं। कैथलीन गो कहती हैं कि आप जो आपने न्यूक्लियर फैमिली बोला कि बेसिक फंक्शंस है जो कि न्यूक्लियर फैमिली ही पूरा कर सकती है, तो ये कह रही हैं, ये बेसिक प्रेमाइस को ही चैलेंज कर देती हैं। ये कहती हैं कि जो आपने चार फंक्शंस बताए हैं, पहले तो वो चार फंक्शंस ही यूनिवर्सल नहीं है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, और इसके एग्जांपल्स भी दे रही हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फंक्शन, अकॉर्डिंग टू मर्डॉक इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है फैमिली में। इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर से बेटर शब्द क्या है, इकोनॉमिक फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है फैमिली में, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन से इकोनॉमिक काम के लिए। लेकिन इसका काउंटर केस स्टडी कौन सी है, किबुत्ज ऑफ इजराइल। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है और चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन देम इकोनॉमिकली, वो तो कम्यून पे डिपेंडेंट है। तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो है एक न्यूक्लियर फैमिली की जरूरत हो, बिकॉज आपने जो फंक्शन दिया वही यूनिवर्सल नहीं है। सिमिलरली सोशलाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ही फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेट्स से मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी में और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं दैट कैन अफेक्ट दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सिमिलरली जैसे हम सेक्सुअल नीड्स की बात करते हैं, चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोस्ट मैरिज की बात करें, दिस पर्टिकुलर मैरिज हैपेंड नॉट बिकॉज सोसाइटी का फंक्शन था चाइल्ड बर्थ, नॉट बिकॉज सोसाइटी का फंक्शन सेक्सुअल नीड थी, बट बिकॉज वन मेल रिलेटिव हैड डाइड, राइट। तो जरूरी नहीं है कि ये चारों ही यूनिवर्सल फंक्शंस हो। अब क्योंकि यूनिवर्सल फंक्शंस ही सही नहीं है, इसीलिए जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू कैथलीन गो इनका आर्ग्यूमेंट है फैमिली कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, नॉट एज पर स्ट्रक्चर नॉर एज पर दी फंक्शन।
तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑन यूनिवर्सैलिटी ऑफ द फैमिली, यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन यस, बट यू विल कोट टू सेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पहला सेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आप कोट करेंगे बाय मर्डॉक, आप उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कोट करेंगे बाय कैथलीन को। ठीक है जी, दिस इज व्हाट विल फेच यू मार्क्स इन द एग्जाम। नेक्स्ट, कभी कभी ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फैमिली, राइट। सो आप हमेशा ही मर्डॉक को मेंशन करेंगे क्योंकि जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन सर्वाइवल की वो मर्डॉक ने कोट करी हुई। तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन यू हैव टू चूज। ऑल्दो मर्डॉक का अपना एक स्पेसिफिक काउंटर है, लेकिन इसको हम जो है कभी भी अगर फंक्शन ऑफ द फैमिली आए, हम इन चारों को ही फंक्शन ऑफ द फैमिली कहेंगे, लेकिन हम इनका काउंटर भी देंगे कैथलीन को कि ये जरूरी नहीं है कि यही 4 फंक्शंस हो। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, जो आपकी सेक्सुअल नीड्स है उनको पूरा करना। मर्डॉक वही तो कह रहे हैं। तो बेसिकली जो आपकी फैमिली की बात होती है, जो भी फैमिली है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज मेटिंग करा देती है, इनिशियलाइज नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज मेटिंग करा देती है, दैट दीज 2 पीपल कैन मेट विद ईच अदर नाउ, राइट। और मेटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि सोसाइटी की चाइल्ड बर्थ होना जरूरी है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का आगे बढ़ना जरूरी है। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन को चैनलाइज भी कराते हैं। थर्ड थिंग, जो मैंने इकोनॉमिक फंक्शन की बात की, ये भी एक फंक्शन है, आप इसको डिवीजन ऑफ लेबर की तरह देखिए। और सोसाइटी में एसोसिएट होना, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, कल्चर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सोशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन ऑफ द फैमिली क्या है, तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू मर्डॉक दीज आर द फंक्शंस, लेकिन इसका कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है एंड यू टॉक अबाउट कैथलीन को। ठीक है जी। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सारे पॉइंट्स पता होते हैं, बस आपको कोट करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ फैमिली का ना फॉर्म बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ है, जो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंडिया की ही बात करते हैं, बहुत सारे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कई बार आर्टिकल्स आते हैं कि फेमिनिज्म पे आर्टिकल्स आते हैं, कि कहीं ना कहीं फैमिलीज इंडिया में पेट्रियार्कल रही हैं, कुछ इस तरह के शब्द आप पढ़ते हैं, राइट ना। देखा गया है या रादर ऐसे भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आप देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं कि डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, कई बार आप आर्टिकल्स देखते हैं कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कई बार इस तरह की इंटरकास्ट मैरिजेस देखी जाती हैं, इंटर रिलीजन मैरिज देखी जाती हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि द कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स है मॉडर्न फैमिली के, ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं विद टाइम। जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रही थी वो आज जो है काफ़ी हद तक बदली, राइट। तो एक मॉडर्न फैमिली के फीचर्स किस तरह से बदले हुए हमने देखे। आप देखेंगे इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन देखे गए हैं, राइट। रिलीजियस कंट्रोल बहुत कम है, दोनों सेक्सेस इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं, फैमिली जो है रिड्यूस होती जा रही है साइज में, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच फिलियोसेंट्रिक होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, यानी कि बच्चों का भी रोल फैमिली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। सिमिलरली जो डिक्रीज कंट्रोल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, दैट हाउ अ मैरिज शुड बी, वो भी चीज़ें जो है बदल गई। नाउ बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि फीचर्स ऑफ मॉडर्न फैमिली क्या है, लेकिन आपको मार्क्स कब मिलेंगे व्हेन यू कोट द कंसर्न पर्सन। सो बेसिकली जेपी सिंह ने एक एंथ्रोपोलॉजी के जर्नल में ये कोटेड दीज थिंग्स, बेसिकली जो आपके फैमिली हेल्थ सर्वे 1 और 2 है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने स्टडी की है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्होंने एक आर्टिकल दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जेपी सिंह को कोट करें, यू कोट पर्टिकुलर जनरल, और आप ये भी जर्नल जो है, और आप कोट करिए कि इन 2 सर्वेज के अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है ये कुछ चीज़ों की बात करी है। दैट इज व्हेन यू विल गेट मार्क्स। ये सारी चीज़ें कितनी सिंपल है आपको पता है, लेकिन कोट द रेलेवेंट पर्सन, यू विल गेट मोर मार्क्स। अभी चेंजेस क्यों आए हैं, दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्दो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो हैव टू कोट द रेलेवेंट पीपल, राइट। अब चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट क्यों है? सबसे पहले बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन आई तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनके पास शायद इस तरह की नॉलेज नहीं थी वो भी आने लग गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुमेन का ही एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो मान लीजिए वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट से दे वर नॉट अवेयर, राइट,
और जब उन्होंने पढ़ाई की तो दे रियलाइज्ड कि दे ऑल्सो हैव अ चॉइस, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे ऑल्सो हैव अ वॉइस इन द फैमिली। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से भी जो है राइट्स दिए गए। एंड नॉट ओनली वुमेन, कहीं ना कहीं जब आप ऐसे सिस्टम्स की बात करते हो जहां मेल डोमिनेंस है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज दे हैव बीन टॉट दैट वे, ये हमारे कल्चर का पार्ट माना गया है। तो व्हेन एजुकेशन कम्स तो कहीं ना कहीं जो मेल मेंबर्स हैं दे ऑल्सो जो है अंडरस्टैंड दीज पॉइंटर्स। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मॉडर्न एजुकेशन हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल जब भी हम बात करते हैं कि मॉडर्न फैमिली सिस्टम्स क्यों बदल गए हैं, व्हाई मेन एंड वुमेन आर cerebrally equal now, why they have economic interdependence. Now ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, but quote the relevant people. For example, अगर हम पी देसाई की बात करें, इन्होंने महुआ टाउन गुजरात में केस स्टडी की और वहाँ पे इन्होंने केस स्टडी का जो रिजल्टेंट दिया, इन्होंने कहा कि अगर आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन है तो डेफिनेटली देखा गया है कि आपके फैमिली सिस्टम्स में बदलाव आए हैं। Similarly, Alan Ross has also come up with the same thing. इनकी भी केस स्टडी का जो रिजल्टेंट है वो यही कहता है कि जितनी एजुकेशन बढ़ी है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स जो है घटे। तो यू कैन कोट एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस दैट यू वांट टू, लेकिन आप जो है रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट जगह जरूर कोट करें। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मॉडर्न एजुकेशन लीडिंग टू दीज चेंजेस, आप पी देसाई और एलन रॉस को कोट करें। सिमिलरली, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव आल्सो हैड एन इम्पैक्ट। हाउ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आई, लोगों ने क्लास मोबिलिटी शुरू की। जो हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ी थी, मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि जब हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास की बात करते हैं तो इफ लेट्स से यू स्टार्ट अर्निंग मोर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोअर क्लास से अपर क्लास पे चले जाएं, तो मोबिलिटी पॉसिबल है। तो ये मोबिलिटी कैसे हुई है? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस वजह से देखा गया है कि फैमिली सिस्टम्स जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक ही फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग जो है, लेट्स से मेल फीमेल, दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द फैमिली इटसेल्फ, राइट। लेकिन सिंगर का व्यू पॉइंट यहाँ पे कोट करना इंपॉर्टेंट है। नाउ ही बेसिकली स्टडीड सर्टन फैमिलीज जो कि बिजनेस फैमिलीज थी इन ओल्ड मद्रास, एंड ही सेड कि ऑल्दो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है फैमिली पे, बट ही कोटेड वन वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। ही सेड बिकॉज आई स्टडीड दीज फैमिलीज, जो मद्रास की फैमिलीज हैं, ओल्ड मद्रास में जो ये बिजनेस क्लास फैमिलीज उन्होंने स्टडी की, ही सेड कहीं ना कहीं बिजनेस फैमिलीज का अभी भी ये एजेंडा रहता है कि वो जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ना जाए। व्हाई? बिकॉज उनकी जो वेल्थ है वो डिवाइड होती है, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। तो ये जो एक काउंटर पॉइंट है सिंगर का, ये भी आप डेफिनेटली कोट करें। सिमिलरली, अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, अर्बनाइजेशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो रूरल रीजन से लोग अर्बन रीजन्स की तरफ आए, अर्बन रीजन्स की तरफ आए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आए, एमिनिटीज बहुत बढ़ी, क्लास मोबिलिटी हुई। सो बेसिकली पीपल हैव चेंज, उनके दी वैल्यू सिस्टम हैज चेंज्ड अ बिट। तो डेफिनेटली फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट आएगा, राइट। इक्वल राइट्स की बात होगी, लेट्स से फैमिली मेंबर्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा, जो कंट्रोल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम। नाउ व्हाट चेंजेस एग्जैक्टली, इसकी बात नहीं होती, देयर इज अ सेट ऑफ थिंग्स जो आप हमेशा ही लिखेंगे। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लिखेंगे, जो एम एस गोरे द्वारा दिया गया है। सो ही बेसिकली स्टडीड सर्टन फैमिलीज, जो कि अग्रवाल फैमिलीज, जो कि हरियाणा से दिल्ली आती। तो अकॉर्डिंग टू हिम, जब यही फैमिलीज हरियाणा में थी तो फैमिली पे एल्डर्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। बच्चों से रिलेटेड या चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे, दे वर टेकन बाय द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन यही फैमिली जब अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ी, जब ये दिल्ली आई, तो देखा गया कि बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस जो है पेरेंट्स ले रहे थे। तो यू कैन ऑलवेज कोट दीज केस स्टडीज, दे विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स। फेमिनिज्म की बात करते हैं। जैसे जैसे फेमिनिज्म आगे बढ़ा है, आप वीना दास को कोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू हर, जिस तरह से फेमिनिज्म बढ़ा है, देखा गया है फीमेल्स हैव आल्सो वांटेड अ वॉइस इन द फैमिली। नाउ विद दैट वॉइस हैज कम देयर नीड फॉर इंडिपेंडेंस, देयर नीड फॉर सेरिब्रल इक्वालिटी, देयर नीड फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि कहीं ना कहीं फैमिली सिस्टम्स में बदलाव लेकर आई।
तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप फैमिली की बात करेंगे। आपको बेसिक केस स्टडीज पता होनी चाहिए, आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जो उन डेफिनेशंस के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मर्डॉक का कैथलीन को, वो आपको पता होना चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, फेमिनिज्म का इम्पैक्ट क्या है, और मैंने कैटेगोरिकली आपको जो है कुछ जेपी सिंह द्वारा जो इस जर्नल में बात की गई थी वो भी बताई हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर रीजन फॉर चेंजेस, आप जो है रेलेवेंट लोगों को भी कोट करेंगे, एंड यू विल सी कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो ऑल यू लर्न टुडे इज family might have different forms and it will differ from culture to culture, from society to society. That's what we study in anthropology, because this is the holistic study of mankind. So before I end the lecture, मेरा जैसे हमेशा ही सजेशन रहता है, आप कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मैरिज को पढ़ें। इसी तरह से आपको लेक्चर्स पे मिलते रहेंगे हम। कोशिश यही है कि किसी तरह से आपके प्रेपरेशन में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आई होप वी लर्न समथिंग न्यू टुडे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।